नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और आज वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खुलासा हम करने जा रहे हैं। पुतिन के दुश्मन की क्या है डेथ मिस्ट्री, ये रहस्यमयी मौत क्या कुछ कह रही, क्या सवाल है, बताएंगे आपको। हम बात करेंगे रूस से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। पुतिन की सत्ता को चुनौती देने वाली सबसे बड़े विपक्षी नेता की जेल में मौत के बाद पूरे रूस में सनसनी फैल गई है। एलेक्सी नवेल्नी को राष्ट्रपति पुतिन के मुखर विरोधियों में शुमार किया जाता था। वो 19 साल की जेल की सजा काट रहे थे। आपको बता दें कि पिछले साल नवेल्नी को आर्टिक सर्कल जेल में शिफ्ट भी किया गया था। इसे रूस की सबसे सख्त जेलों में गिना जाता है। नवेल्नी की मौत को लेकर रूस की गलियों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा हम अपने बुलेटिन में आज आपके सामने करेंगे। बिल्कुल, तो एलेक्सी नवेल्नी का आखिरी वीडियो भी आया है और वो हम वीडियो दिखाएंगे आपको। मौत से एक दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। रहस्यमय हालात में नवेल्नी की मौत हुई। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी का ये वीडियो है। पेशी के वक्त स्वस्थ लग रहे थे नवेल्नी, लेकिन उनकी मौत के बाद से ही कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया है। तो एक के बाद एक मौत का सिलसिला जारी है। जेल में हुई इस मौत ने कई सारे सवाल इस वक्त पुतिन सरकार के सामने भी खड़े कर दिए, क्योंकि जो आखिरी वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं ये दरअसल वीडियो है उनकी पेशी का। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी हुई थी और इस वीडियो में वो ठीक नजर आ रहे हैं, स्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी मौत होने की वजह से अब ये बात सामने आ रही है कि मौत की असल वजह क्या है। ये सवाल सामने आ रहे हैं। और आपको बताते हैं, बाईं तरफ आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो थे 47 वर्षीय एलेक्सी नवेल्नी, और ये उनका आखिरी वीडियो है जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 10 जनवरी 2024 को नवेल्नी मॉस्को से 1000 किलोमीटर दूर आर्टिक की खाप जेल में बंद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी। ठीक दिख रहा है यही, और हाथ उठाकर कोर्ट को अभिवादन भी कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। ये उनका आखिरी वीडियो मौत से पहले बताया जा रहा है। तो देखिए, मौत से एक दिन पहले का ये वीडियो था जो हमने आपको दिखाया। क्या एलेक्सी नवेल्नी को पुतिन ने मरवाया? ये सवाल अब हर तरफ है। इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर जेल प्रशासन क्या दावा कर रहा है, उसका क्या कहना है। जेल प्रशासन कह रहा है कि नवेल्नी ने जेल में टहलने के बाद कहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है और इसके बाद वो बेहोश हो गए। सवाल यही है कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया कि स्वस्थ दिखने वाले नवेल्नी की अचानक मौत हो गई। इसलिए इस मौत को रहस्यमय माना जा रहा है। इसकी कुछ वजहें भी है, जरा उन वजहों पर भी गौर करें। पहली वजह की बात करें तो पुतिन के कट्टर विरोधी थे, इसलिए यह शक बढ़ा है। दूसरी वजह, 2020 में भी हत्या की कोशिश हुई उनकी, और देखिए अब उनकी मौत हो गई है जिसको संदिग्ध माना जा रहा है। जी रवि, और तीसरी वजह भी जो सामने आ रही है, विरोधियों को मरवाने का इतिहास रहा है, ये वजह भी हो सकती है। और चौथी वजह जो सामने है कि खिलाफ में चुनाव लड़ने वाले थे नवेल्नी, इसीलिए भी क्या उनकी मौत सामने आ गई। और पांचवी बड़ी वजह, चुनौती बनते जा रहे थे पुतिन के लिए। आर्टिक जेल में जिस तरह से मौत हुई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नवेल्नी की मौत का बाइडेन का बड़ा बयान इस पर सामने आ चुका है। पुतिन की नवेल्नी की मौत के जिम्मेदार पुतिन हैं, पुतिन ही हैं मौत के जिम्मेदार, ये कहा जो बाइडेन ने। नवेल्नी की मौत पुतिन की क्रूरता दिखा रही है, ये भी कहा गया बाइडेन की ओर से। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, एक के बाद एक रूस में ऐसे महत्वपूर्ण लोगों की संदिग्ध मौत हो रही है। सवाल तो बनता ही है कि आखिर पुतिन प्रशासन में हो क्या रहा है, और जो बाइडेन कह रहे हैं क्या उस दावे में या उस आरोप में सच्चाई नजर आती है? देखिए रवि, बाइडेन जो कह रहे हैं, खैर बाइडेन वही व्यक्ति हैं, वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने यहाँ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से चुनाव ना लड़ सके उसके लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और वही अभी लोकतंत्र की दुहाई भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जिस रहस्यमय अंदाज में नवेल्नी की मौत हुई है, उतना ही रहस्य इस बात को लेकर है कि नवेल्नी की मौत के महज कुछ ही देर बाद जिस तरह के रिएक्शंस आए, सबसे बड़ा सवाल आया कि नवेल्नी की वाइफ उसी दिन उसी समय जैसे ही ये घटना घटती है उसके 15 मिनट के बाद
म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूलिया नावल्नी स्पीच दे रही होती है, जो कहां से आई पता नहीं चला। दूसरी बात यह है कि नावल्नी का जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि नावल्नी इसमें स्वस्थ दिख रहे हैं, न केवल स्वस्थ दिख रहे हैं बल्कि वो जज से मजाकिया अंदाज में बात भी कर रहे हैं। जो रूसी भाषा में वो कह रहे हैं उसमें वो जज से यही कह रहे हैं कि देखो हमारे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए हैं, आपकी बहुत मोटी सैलरी है, तो क्यों ना आप थोड़ा पैसा हमें दे देते हो। और इस बात पर जज भी हंस रहे हैं और जेल के जो वार्डन है वो भी इस बात पे हंस रहे हैं। वो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं। तो एक तरफ निश्चित तौर पर नावल्नी जिस तरह से पुतिन से लड़ रहे थे, वैसे में नावल्नी के ऊपर थ्रेट तो था, लेकिन रूसी प्रशासन का ये कहना है कि जब अगले महीने पुतिन को चुनाव में जाना है और चुनाव में कम से कम पुतिन को नावल्नी से या किसी दूसरे कैंडिडेट से डर नहीं है, तो ये आखिरी समय होगा जब पुतिन मरवाना चाहेंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि जब अगले आने वाले कुछ समय में चुनाव है और फिर नावल्नी की मौत सामने आ जाती है? ये रहस्य मनीष गहराता जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है, क्योंकि ये खुलकर दुनिया के सामने आ गया है, बाइडेन का भी बयान आ गया है। मैं आऊंगी मनीष आपके पास, एक बड़ी खबर और बता दें, नावल्नी की मौत पर रूस में गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। नावल्नी को रूसी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नावल्नी के समर्थन पर हिरासत में महिला पत्रकार भी सामने आ गई, डिटेन किया गया एक महिला पत्रकार को। रूसी लोगों में आक्रोश है नावल्नी की मौत को लेकर, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलकर सांत्वना दे रहे हैं। नावल्नी की मौत पर एक तरह से गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा भड़का है कि रूस में इस तरह प्रदर्शन हो रहा है। और नावल्नी की मौत पर पूरी दुनिया में आक्रोश दिख रहा है। अर्जेंटीना में नावल्नी को श्रद्धांजलि दी गई। बुल्गारिया में रूसी दूतावास के सामने विरोध हो रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन में रूस के खिलाफ भारी गुस्सा नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इस नाराजगी की, इस गुस्से की, इस प्रोटेस्ट की, श्रद्धांजलि सभाओं की, हर तरफ इस घटना के बाद से ऐसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। और अब आपको बताते हैं कि नावल्नी की मौत पर उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, नावल्नी की मौत का सच क्या है और उनकी तरफ से, उनकी मां की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। मैं कोई संवेदना नहीं चाहती, हमें 12 तारीख को अपने बेटे को जेल में देखा, ये कहा गया उनकी मां की ओर से, उनकी माताजी की ओर से। हम नावल्नी से उस दिन मिलने गए थे, वो जीवित थे, स्वस्थ थे और खुश थे। ये देखिए, हम उनका बयान आपको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ये जो एलेक्सी नावल्नी है, उनकी मां है। हमने 12 तारीख को अपने बेटे को जेल में देखा, यानी वो मिलने गए, हम नावल्नी से उस दिन मिलने गए थे और उन्होंने उनके एक्सप्रेशन नोटिस किए, वो जीवित थे, स्वस्थ थे, खुश थे। बिल्कुल। ल्यूडमिला नावल्नी जो एलेक्सी नावल्नी की मदर हैं, उनका ये सब कुछ कहना है। तो मनीष, अब सवाल यही है कि परिवार के लोग, खासकर अगर उनकी मां की बात करें, वो तो शक जाहिर कर रही हैं, और अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति ये शक जाहिर कर रहा है मनीष, तो इस पर जांच तो पुतिन सरकार को ही करनी होगी कि हुआ क्या। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और जेल प्रशासन का कहना यही है कि नावल्नी मौत से कुछ देर पहले वो टहल रहे थे, खाना खाकर टहल रहे थे, जब वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और फिर डॉक्टर ने उनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन रिवाइव नहीं कर पाए। और खबरें ये है कि नहीं, लेकिन मनीष, ये तो जेल का कहना है, ये क्या केस स्टैंड अलोन केस है? क्योंकि अगर एक सीरीज हो रही है, ऐसे लोग जो पुतिन के लिए क्रिटिकल थे या पुतिन की आलोचना करते थे, उनके सामने खड़े थे, एक के बाद एक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, एक के बाद एक बड़ी संदिग्ध स्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। और कुछ लोग तो बार बार खिड़कियों से गिरकर उनकी मौत होती है, होटल के कमरे से बाहर गिर के मौत होती है। 2-2 केसेस ऐसे आ चुके हैं। क्या ये एक सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा है और इससे सवाल नहीं बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। दिलचस्प बात यही है कि पुतिन के जितने भी दुश्मन हैं, पुतिन के जितने भी क्रिटिक हैं, उनमें ज़्यादातर जो है उनके मौत की वजह जो है वो होती है कि वो खिड़की से, बालकनी से, पहली मंजिल से कूद जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनको जीने की इच्छा खत्म हो गई। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है कि पुतिन के जितने भी क्रिटिक हैं, दुश्मन हैं, वो जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और वो कूद कर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये समझ जाना कि आखिर क्यों, कैसे हुआ। लेकिन कम से कम नावल्नी के केस में चूंकि 24 घंटे पहले का वीडियो देखकर ये लगता है कि बहुत ज्यादा टॉर्चर की स्थिति में नहीं है या वो बहुत बीमार नहीं है, तो वैसी स्थिति में जिस तरह से ब्लड क्लॉटिंग की बात रूसी प्रशासन रख रहा है,
वैसे में तो तमाम अचानक से ये मौत कैसे हो सकती है? कई सवाल खड़े होते हैं मनीष, जो आपने कहा, और इस मामले में ये जो सीक्रेसी है या रहस्य है वो गहराता जा। मनीष, आपके पास आएंगे, जरूर पूछेंगे कि रूस में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इस बात को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, आगे आपसे बात करेंगे। नवेल्नी की मौत किसने क्या कुछ कहा है, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। नवेल्नी की मौत के लिए पुतिन ही जिम्मेदार हैं, ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। 2 टूक अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से पुतिन के शासन की भयानक प्रकृति पर संदेह नहीं करना चाहिए, ये डेविड कैमरन की तरफ से कहा गया, जो कि यूके के विदेश मंत्री हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा नवेल्नी की मौत पर पुतिन के शासन की वास्तविकता को दिखाती है, स्टीफन सेजॉन की तरफ से कहा गया, जो कि फ्रांस के विदेश मंत्री। तो अलग अलग मुल्क प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बहुत सारे सवाल हैं। रूस को उनकी मृत्यु पर सभी गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे, ये कहना है स्टोल्टनबर्ग नाटो चीफ का। और साथ ही नवेल्नी एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूस के प्रतीक थे, यही कारण है कि उन्हें मरना पड़ा, ये कहना है एनालेना बेरेबॉक, विदेश मंत्री हैं ये जर्मनी की, उनकी तरफ से, बेरेबॉक की तरफ से ये बातें कही गई हैं। पुतिन को अपने ही लोगों से असंतोष, ज्यादा डर किसी चीज से नहीं लगता, उर्सुला वॉन का ये कहना है। उन्होंने भी कहा, ये अध्यक्ष है यूरोपियन कमीशन की। तो इस तरह के बयान, इस तरह की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से अभी तक आई हैं इस घटना को लेकर। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मूर्ति विसर्जन पर बिहार से झारखंड तक बवाल मचा हुआ है। आरा, दरभंगा, भागलपुर, रांची में पत्थरबाजी हुई, 2 पक्षों के बीच पथराव और फायरिंग हुई है। 2 पक्षों के बीच झड़प के 4 शहरों में तनाव पसरा हुआ है। ये देखिए, आरा जिसमें दरभंगा भी शामिल है, भागलपुर भी बिहार का, इसके अलावा झारखंड का रांची, जहां पर 2 पक्षों के बीच में पथराव और फायरिंग होगी। बवाल देखते ही देखते बढ़ गया। बिहार में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना सामने आई। दरभंगा के बहेरा बाजार में कल सरस्वती विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। ये पथराव उस समय शुरू हुआ जब दरभंगा के बहेरा बाजार से सरस्वती विसर्जन को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद माहौल गर्मा गया। मामला इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक पहुंच गया। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए माहौल को शांत करने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी, एसएसपी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। दूसरी घटना भागलपुर की है, जहां सरस्वती विसर्जन के दौरान कथित तौर पर पथराव की घटना सामने आई है। मूर्ति विसर्जन के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव किया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस और स्थानीय प्रशासनों ने मोर्चा संभालते हुए माहौल शांत किया। पुलिस का दावा है कि हालात नियंत्रण में कर लिया गया है। और हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 फरार आरोपियों के पोस्टर भी चिपकाए। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हल्द्वानी को हिंसा की आग में झोंकने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोइद के घर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कैसे घर के दरवाजे को उखाड़ रही है। जिस समय कुर्क की कार्रवाई चल रही थी, उस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। बनभूलपुरा हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उनके बेटे के साथ साथ 9 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक से वांटेड आरोपी के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने शहर में जगह जगह 9 आरोपियों के पोस्टर चिपकाए हैं और लोगों से अपील की है कि अगर आरोपियों के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। पुलिस द्वारा घटना स्थलों के आसपास के लगे सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब तक 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। और लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली हिंसा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कल बीजेपी की केंद्रीय टीम ने राज्यपाल को इस मामले पर ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए पूरी खबर। संदेशखाली मामले पर बंगाल में सियासी पारा हाई है। संदेशखाली से लौटने के बाद बीजेपी के हाई पावर जांच कमेटी ने कोलकाता में राजभवन जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। तो बीजेपी का डेलीगेशन इस मामले पर द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेगा। बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इससे पहले कल सुबह बीजेपी के 6 सदस्यीय हाई पावर जांच टीम
संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद बीजेपी की इस जांच कमेटी ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित महिलाओं से बात की। बिल्कुल मैंने बात किया, वो बेटियां और महिलाएं संदेश खेड़ा की थी, जिनके साथ शाहजहां शेख के गुंडों ने अत्याचार किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके गुर्गे महिलाओं का बलात्कार करते थे। दरअसल इस मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां फरार चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेता विकास सिंह, सीपीएम के पूर्व विधायक निरापत सरदार और टीएमसी के उत्तर सरदार समेत 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और संदेश खाली मामले पर लोकसभा चुनाव से पहले जारी सियासत के बीच कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में जुटे हैं। बीजेपी की कमेटी के दौरे के बाद कल अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक दल संदेश खाली पहुंचा। वो भी पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की टीम को पुलिस ने रामपुर में रोका, वैसे ही कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। लिहाजा वो भी धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। You are a Bengali queen of cruelty. আপনি বাংলার নৃশংসতার এক রানী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার বাংলার মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच बंगाल की सियासत में 36 का आंकड़ा है। इस मामले पर भी उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संदेश खाली के मुद्दे पर राजनीति जिस तरह से भड़की, उस पर ममता बनर्जी ने भी एक दिन पहले चुप्पी तोड़ी। विधानसभा में उन्होंने आरएसएस का नाम उछाल दिया। संदेश खाली आज के नतून नয়, ওখানে আরএসএস এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। और एक बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा है शेर के नाम का विवाद। बंगाल टाइगर का विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल त्रिपुरा से बंगाल सफारी लाए गए थे शेरनी, और शेर का नाम अकबर, शेरनी का नाम सीता रखा गया। वीएचपी ने हाईकोर्ट की बेंच के सामने केस दर्ज कराया। वीएचपी ने कहा कि जानबूझकर हिंदुओं को आहत करने के लिए इस तरह की खुराफात की गई है। तो एक ऐसा मसला जो और ज्यादा विवाद हो सकता है, जिस पर रविशंकर दत्ता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविशंकर दत्ता, ये बताइए कि वीएचपी ने हाईकोर्ट की बेंच के सामने क्या कुछ कहा है? देखिए, हाईकोर्ट में बीएचपी ने जो याचिका दायर किए हैं, उन्होंने उसमें ये कहा है कि शेर का नाम अकबर तो ठीक है, लेकिन शेरनी का नाम सीता क्यों रहेगा? सीता हमारे पूज्य देवता है, सीता मैया है, श्री राम के साथ वो रहते हैं, उनका धर्म पत्नी है, लेकिन उनके नाम पे कोई शेर का नाम रखा जाता है और उनका पार्टनर का नाम अगर अकबर रखा जाता है तो ये जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा मान के चल रहा है बीएचपी। और इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि तुरंत इसका नाम चेंज किया जाए और ऐसा ना रखा जाए जिसमें हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जिनके आराध्य देवता है। और इस मामले में सुनवाई कब है? देखिए, सुनवाई तो अभी होगी, लेकिन अभी तक ये केस मतलब कोलकाता हाईकोर्ट ने इसका लिया है। डेट इसका 1-2 दिन में इसका दिया जाएगा और इसका सुनवाई कब हो। ठीक है, शुक्रिया रवि आपका जानकारी देने के लिए। और बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस अधिवेशन में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन करेगी। दिल्ली में आज से शुरू होने जा रहे बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में लोकसभा चुनाव प्रचार की रूपरेखा और रणनीति तय होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। अधिवेशन की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगा। अधिवेशन की बैठक से पहले सुबह 11 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। 18 फरवरी को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सभी सांसद और विधायक, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मंडल अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी अधिवेशन में लाए जाने वाले प्रस्तावों में राम मंदिर, महिला आरक्षण समेत मोदी सरकार द्वारा गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र भी शामिल हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। राहुल यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले चंदौली में राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस की न्याय यात्रा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। राहुल गांधी की यात्रा आज वाराणसी पहुंचेगी। राहुल यहां काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। चंदौली पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यात्रा का लक्ष्य वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस यात्रा में हमने एक शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्योंकि हमें लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। राहुल गांधी ने मंदिर उद्घाटन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? और कांग्रेस का दावा है कि उसके कई खाते सील कर दिए गए हैं। इसे लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। पार्टी ने दिल्ली समेत राज्यों की राजधानी में मौजूद इनकम टैक्स दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने खाते सील को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके कई खाते सील कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस हर प्रदेश की राजधानी के इनकम टैक्स विभाग के बाहर प्रदर्शन करेगी। कल कांग्रेस नेता जय माकन ने दावा किया था कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। माकन ने कहा था कि खाते फ्रीज होने से कांग्रेस पैसा नहीं निकाल पा रही है। यहां तक कि पार्टी के लिए रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है, तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? कांग्रेस का दावा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में 4 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। पार्टी के इस दावे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के किसी भी बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मामले में नियमों के तहत कार्रवाई करेगा। और खबर बिहार से है। बिहार में सरकार पलटते ही पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों के विभागों की अब जांच होगी। बिहार में एनडीए सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्रियों की फाइल खंगाली जा रही। तेजस्वी यादव समेत कई मंत्रियों के फैसले पर रोक लगा दी गई और जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1 अप्रैल 2023 से मंत्री के स्तर पर जो काम किए जा रहे थे या फैसले लिए गए थे, उन्हें तत्काल रोक दिया गया है। राजद कोटे के मंत्रियों की फाइल खोलने पर जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में जो कहा था वो कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। सदन के ऑन फ्लोर कहा कि कुछ लोग धन उगाही कर रहे थे, तो स्वाभाविक है मंत्रिमंडल सचिवालय ने राजद कोटे के विभिन्न मंत्रालय, इसमें अधिकतम हैं, जिनमें हाल में लिए गए जो फैसले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट से बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। देखिए पूरी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बिहार में सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। किशनगंज में हुई रैली में ओवैसी ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 370 सीट जीतने का दावा कर रही है। क्या इस चुनाव में कोई दल बीजेपी को रोक पाएगा? अब वो कह रहे हैं कि 370 सीट पर जीतेंगे। मेरे भाई, क्या ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां रोक पाएंगी बीजेपी को? क्या ये रोक पाए 2014 में? मैं जब सवाल करता हूं 2014 में हमने कितने पार्लियामेंट की सीट लड़े? 2 लड़े।
2019 में हम 3 लड़े। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर हर एक की जबान पर क्या होता, ओवैसी है, ओवैसी खड़ा हो गया। और लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी जंग तेज हो गई है। विश्वास मत प्रस्ताव लाने के पीछे आपका मकसद क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। विश्वास मत पर आज दिल्ली विधानसभा में चर्चा होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीएम केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिनती कराना चाहते हैं या फिर सदन से विश्वास मत के बहाने कई सियासी संदेश देना चाहते हैं। इन सियासी अटकलों के बीच कल सदन में सीएम केजरीवाल ने विश्वास मत पेश किया था। विश्वास मत पेश करते हुए केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर बीजेपी के ऊपर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए। का मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो। यहाँ पे हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 7 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। उन विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी का मकसद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है। और अब खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी ईडी समन मामले पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल की आज पेशी। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझिए। दिल्ली में शराब घोटाले मामले पर सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आज शराब घोटाले से जुड़े केस से ईडी समन मामले पर सीएम केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। शराब घोटाले में ईडी के 5 समन के बाद भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल पर समन जारी करते हुए शनिवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। तो कोर्ट के निर्देश के फैसले के बाद ईडी ने केजरीवाल को 6ठा समन भी जारी किया है और 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी समन मामले पर आम आदमी पार्टी की दलीलें भी सामने आई। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ईडी के सभी समन गैर कानूनी थे, इस वजह से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई ईडी की शिकायत कॉपी में कहा गया कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर नहीं आए। केजरीवाल जैसे पद पर बैठे लोग अगर समन पर नहीं आएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो इससे गलत मैसेज आता है। गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर का 2 वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में किसान आंदोलन के नाम पर आए लोग उग्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों पर सरकार और किसानों के बीच 3 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रविवार को चौथे दौर की बातचीत होगी। किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा किया है। किसान पूरी तैयारी के साथ आए थे। हरियाणा पुलिस ने किसान आंदोलन के कई वीडियो जारी किए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किसान ने सड़कों को जाम किया था। इस वीडियो में देखकर नहीं लगता है कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आए। किसान लाठी डंडों के साथ यहाँ प्रदर्शन करने आए थे। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर हुए प्रदर्शन का 2 वीडियो जारी कर उपद्रव फैलाने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल किसान शंभू बॉर्डर पर दाना पानी लेकर बैठे हैं। चौथे दौर की बातचीत में क्या फैसला होगा, इसका इंतजार कर रहे हैं। और एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, आज से पोखरण में वायुसेना का युद्धाभ्यास होने जा रहा है। आज शाम 5 बजे से शुरू होगी वॉर रिहर्सल। ये वॉर ड्रिल जिसे पहले वायुसेना ने जारी किया, इसका वीडियो भी सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर का संदेश इस वीडियो के जरिए दिया गया है। तेजस, रफाल, मिराज विमानों से रिहर्सल की जाएगी। सुखोई फाइटर जेट से डमी स्ट्राइक की प्रैक्टिस भी होगी। 121 लड़ाकू विमानों से वॉर रिहर्सल, ये वॉर ड्रिल की जाएगी। वायुसेना का दमखम देखने को मिलेगा। फाइटर जेट से लेकर 121 लड़ाकू विमानों से वॉर रिहर्सल की जाएगी। उससे पहले ये वीडियो भी जारी किया गया है। Reaches first and reaches the fastest, and most importantly has the unique ability to hit first and hit the hardest. We are the Indian Air Force.
we are set to present to you Vayu Shakti 2024, showcasing our unparalleled combat power through a riveting firepower demonstration. Displaying their skill, precision, and capability to deliver, Air Warriors would project their capability to conduct round-the-clock targeting. Vayu Shakti 2024 will provide you a unique opportunity to witness firsthand the prowess of our indigenous platforms and weapon systems, symbolizing our commitment towards Atmanirbhar Bharat. The Indian Air Force, a strategic aerospace power, the iron-willed deterrent, winning wars and securing national peace since its inception. The theme for Vayu Shakti 2024 is Napsah Vajra Praharam, meaning lightning strike from the sky. वायु शक्ति 2024 इसे नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को सबसे बड़ी जीत मिल गई है। अवदीवका पर रूसी फौज ने कब्जा किया है। अवदीवका इलाके से पीछे हटी है यूक्रेन की फौज। ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से पुतिन के लिए, रूस के लिए जीत है। यूक्रेन के नए सेना प्रमुख जनरल सिरिस्की ने सेना हटाने का यहां से अवदीवका इलाके से फैसला किया है। अवदीवका पर कब्जे से रूस को मिली है यूक्रेन में बड़ी बढ़त और अवदीवका में रूस यूक्रेन के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई भी इसी इलाके में और आखिरकार यूक्रेन ने घुटने टेक दिए हैं। अवदीवका से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। मई 2023 में बाखमुत के बाद रूस को ये पहली बड़ी जीत है बताया जा रहा है। और मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष झा, ये बहुत बड़ी जीत है। जिस इलाके पर कब्जा करता आया था यूक्रेन, अब वहां से उसकी सेना हटी है और रूस ने कब्जा कर लिया है कि यहां उसकी जीत हुई है। बिल्कुल निधि, देखिए काफी भीषण लड़ाई चली थी अवदीवका में और बाखमुत के बाद, यानी मई 2023 में जब रूस की सेना को बाखमुत पर कब्जा करने में सफलता मिली थी, उसके बाद से रूस को भी कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन महीनों तक संघर्ष के बाद आखिरकार आज की सुबह यूक्रेन की सेना ने अवदीवका में बचे खुचे अपने सेना को पीछे हटाने का फैसला किया, क्योंकि जनरल सिरिस्की को यह लगा कि वो अपनी वही गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने बाखमुत में की थी और जहां पर यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और इस तरीके से अवदीवका एक पर रूस का कब्जा हो गया। अवदीवका रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि अवदीवका पर रूस के विजय के बाद डोनेट्स्क का इलाका, डोनबास का इलाका रूसी सेना के न केवल पूरे कब्जे में आ गया, बल्कि वो इलाका पूरी तरह से अब सुरक्षित हो गया है। TV9 की टीम खुद अवदीवका के उस फ्रंट लाइन पर गई थी। हमने देखा था कि वहां पर किस तरह की लड़ाई चल रही थी। लेकिन आज की सुबह बिल्कुल अवदीवका में घुटने टेक दिए हैं। मनीष, मैं आपको रोक रही हूँ। अवदीवका में घुटने टेक दिए हैं यूक्रेन की सेना ने और अब बाखमुत के बाद अवदीवका भी हाथ से निकल गया है यूक्रेन के लिए और रूस के लिए बहुत बड़ी जीत है।